ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक बार हम फिर हाजिर हैं। आज हम बातचीत करेंगे कैंसर रोग के बारे में। कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैंसर किस तरह से हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता है और क्या तरीके अपनाए जाएं ताकि कैंसर से हम बचे रह सकें, और अगर कैंसर हो भी जाता है तो ज्यादा हेल्दी और ज्यादा समय तक जीवित रहने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर कुरैश भंबोरा साहब, जिन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से अपनी डिग्री हासिल की थी और उसके बाद मुंबई में सेवाएं देते रहे और पिछले 12 वर्ष से अपने होम टाउन यानी उदयपुर में सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 10,000 से ज्यादा सर्जरी का अनुभव डॉक्टर कुरैश भंबोरा को है। आइए उनसे जानते हैं कैंसर क्या बीमारी है और इससे बचने के लिए क्या बेहतर उपाय किए जाने चाहिए। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए सब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में भंबोरा साहब। कैंसर को लेके हम लगातार शोज करते हैं कैंसर, क्योंकि 100 से ज्यादा तरह के कैंसर अभी तक डायग्नोस हो चुके हैं या हर तरह के अलग अलग कैंसर होता है, लेकिन हर बार कोशिश ये करते हैं या जो लबोलबाब निकल के आता है कि अगर अवेयरनेस होगी तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आपके इस बारे में थोड़ा सा पब्लिक को बताएं कि कैंसर के जो बचने के उपाय, कैंसर से किस तरह से सेफ रहा जा सकता है। देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने एरिया में जो कैंसर्स हैं, उदयपुर की बात करें, अपन राजस्थान की बात करें जी, तो सबसे अधिक कैंसर्स जो पाए जाते हैं वो ओरल कैविटी के कैंसर। इसको मैं डिवाइड करूंगा मेल और फीमेल कैंसर्स में जी, पुरुषों में और महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर्स के बारे में। तो पुरुषों में सबसे अधिक कैंसर्स होते हैं वो मुंह के कैंसर्स होते हैं, ओरल कैविटी और लंग कैंसर्स होते हैं जी। और महिलाओं के अंदर जो सबसे अधिक कैंसर्स पाए जा रहे हैं वो अपना ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर जी। सर्वाइक्स अपन एक बच्चेदानी के जो मुंह का पार्ट होता है उसे अपन सर्विक्स कहते हैं और ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो ओरल कैंसर्स या फिर अपन लंग कैंसर्स का अपन बात करें तो इस एरिया में अथवा अपन राजस्थान का कहें, अपन पैन इंडिया का पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे अधिक कैंसर्स मुंह के कैंसर्स पाए जाते हैं जी। क्यों पाए जाते हैं इस पे बात करेंगे तो हैबिट्स ऑफ कोर्स इसकी 70 to 80% ऑफ द कैंसर्स ऑफ ओरल कैविटी एंड लंग, ओरल कैविटी मुंह के कैंसर्स, इसोफेगस के कैंसर्स के सबसे जो अधिक कारण है वो है एक तंबाकू, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अल्कोहल का सेवन करना जी। तो मैं सबसे पहले मैसेज जो अपनी एक बातचीत स्टार्ट करना चाहूंगा और मैं इस पे खत्म करना चाहूंगा कि अगर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन, अल्कोहल का सेवन रोक दिया जाए सोसाइटी समाज में जी, तो 70 to 80% कैंसर्स को होने से रोका जा सकता है। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर तंबाकू और अल्कोहल यानी शराब जैसी या जो भी नशे वाली चीजें हैं या वो जिन्हें आप अपने मुंह के जरिए ग्रहण करते हैं, अगर उनका प्रयोग बंद हो जाए तो 70 से 80% जो कैंसर की बीमारी या कैंसर से पीड़ित हैं वो सेफ रह सकते हैं। काफी कोशिशें हो रही हैं डॉक्टर साहब, लगातार अवेयरनेस जो है ना तंबाकू के लेके, अल्कोहल को लेके हो रही है, लेकिन ना तो इसे रोका जा सका है और ना ही इस पे जो है बहुत ज्यादा लगाम लगी है। ऐसे में अब और क्या ऐसी कोशिश क्या हो सकता है कि ये कैंसर अगर कम से कम हो लोगों को। देखिए, एक तो पब्लिक अवेयरनेस जो आजकल हमारी टीम ले लें या हर कई कैंसर की टीम ले लें, हम सोसाइटी के अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके विलेज और रूरल एरियाज तक जाके उनको अवेयर करने का ट्राई कर रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करें जी। अभी सेकेंडली आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि जैसे कुछ चिंगम्स आ गई हैं, कुछ टोबैको के ऐसे रिहेबिलिटेशन अपने एक सेंटर्स खोल दिए कि वहाँ आके पेशेंट हमसे मिल सकते हैं। इस एडिक्शन को धीरे धीरे करके हम पूरा खत्म कर सकते हैं। और सेकंड, हमको जो सरकार से और गवर्नमेंट से भी काफी हेल्प मिल रही है इन चीजों में। तो गवर्नमेंट भी अवेयर है और पब्लिक भी अवेयर है, प्लस क्लिनिकल टीम भी अवेयर है। तो मेरा मानना है कि आने वाले 8 से 10 सालों में, एक डिकेड की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 30 से 40% तक अगर अपन इसमें नीचे आ जाएं टोबैको रिलेटेड अपन प्रोडक्ट्स में तो 50% कैंसर्स पे अपन कंट्रोल पाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। एक बड़ी चीज डॉक्टर में देखने को मिली कि जब किसी परिवार के व्यक्ति को कैंसर है
तो कुछ संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि उनके जी। आने बच्चों में या परिवार के लोगों में ज्यादा हो सकता है, और एक खास डर भी बना रहता है। उन परिवारों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके बुजुर्ग या जिनके पेरेंट्स को कैंसर था, अब उन बच्चों को किस तरह से अपनी जीवन को बेहतर बनाएं ताकि वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो? जी 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 जी, जी मैं इस पे कहना चाहूंगा कि 85 अपन इसको ऐसे डिवाइड करें, 85 और वो जो परसेंट अपने कैंसर्स हैं वो अनुवांशिक नहीं होते हैं, वो जेनेटिक नहीं होते। 85, हाँ, जी। 85% ऑफ द कैंसर्स, ओके, और 15% ऑफ द कैंसर्स ही इसमें जेनेटिक इसमें रोल आता है। जी, बट 15% एक बहुत अपना बड़ा चंक है। बड़ा जी। इसमें मैं आपको क्या एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि अगर फैमिली आपका चार्ट बना है, फैमिली ट्री बना है, तो जो जी। आपका यंगेस्ट मेंबर अफेक्टेड है कैंसर से, जी। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे बताएं कि किसी की फैमिली में एक 45 इयर्स की एज पे एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है साहब, जी। तो उसका -10 करवा दीजिए आप, तो उनके सारे जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं जी। उस वो वाली पेशेंट के, उनको 35 की एज से अपना स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देना है, अपने टेस्ट स्टार्ट कर देना है। कुछ बेसिक ओपीडी टेस्ट होते हैं, कोई मामूली खर्चा है, और गवर्नमेंट सेक्शंस में फ्री भी कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट हमको जो इसमें लाभ भी मिल रहा है। तो इसके थ्रू भी हम 80 to 90% ऑफ द जेनेटिक कैंसर्स को पकड़ा जा सकता है। जी। तो 15% में जो बड़े कैंसर्स कौन कौन से होते हैं जैसे आपने बताया? इसमें एक तो ब्रेस्ट कैंसर होता है जी, ओवेरियन कैंसर होता है, पैनक्रियाटिक कैंसर्स होते हैं, इसमें गैस्ट्रिक कैंसर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी का कैंसर होता है। जी। तो ये मुख्य 5 से 6 कैंसर्स हैं जो कि मेनली अपने जेनेटिक कैंसर्स को बनाते हैं, और इसमें से 70 to 80% को पकड़ा जा सकता है। एक बहुत अच्छी चीज आपने जानकारी दी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी चीज मैं जानना चाहता हूँ, अभी आपने बात की स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को लेकर भी काफी चर्चा होती है, तो किस तरह से इस प्रोटोकॉल को हम पब्लिक को समझाएं कि वो इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करे और सेफ रह सके? जी देखिए, मैं इसी चीज से मैं एक चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा, एक इन्फॉर्मेशन से, कि वेस्टर्न पॉपुलेशन मतलब जो अमेरिका इंग्लैंड की पॉपुलेशन प्लस अपनी पॉपुलेशन एशियन पॉपुलेशन या अपन सब कॉन्टिनेंट इंडियन पॉपुलेशन की अपन बात करते हैं, तो कैंसर की इंसिडेंस, कैंसर की रेट्स वहां भी काफी ज्यादा है, लेकिन वहां की जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर काफी कम है। जी। अपने सिटी में, अपने स्टेट में, इंडिया में, एशिया में मोर्टेलिटी जो रेट काफी ज्यादा है, कैंसर का इंसिडेंस अपने यहाँ भी उतना ही है, लेकिन मोर्टेलिटी जो रेट है, मृत्यु दर काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसका मुख्य कारण वहां पे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स है। इसको मैं मेनली आपको मेल फीमेल के अंदर समझा दूंगा तुरंत कि आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल के बाद हर आपको 2-2 साल में मेल में और फीमेल में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, ओपीडी बेसिस पे टेस्ट करते हैं, और हर आपको 2-2 साल में करना चाहिए, और कुछ टेस्ट आपको 5 साल में करने चाहिए। अब वो टेस्ट क्या है? एक्सरे हो गया, आपका लो डोज आपका सीटी स्कैन चेस्ट हो गया, फीमेल में मेमोग्राफीज हो गई, सोनोग्राफी एब्डोमेन हो गए, कुछ बेसिक आपके ट्यूमर मार्कर्स हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, ये ओपीडी लेवल के होते हैं, और एक कोलोनोस्कोपी होगी जो हम हर 5 साल पे करते हैं। ये स्क्रीनिंग अगर 50 साल के बाद, फैमिली एक कैंसर्स की तो बात अलग कर दी, फैमिलियल कैंसर्स में तो जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था पहले, अदरवाइज अपन जो नॉर्मल पॉपुलेशन में 50 साल के बाद ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल शुरू कर दें, तो भी मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट आपके 2/3 ऑफ द कैंसर्स को होने से पहले ही रोका जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। प्रोटोकॉल के बारे में जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर कुरैश मपोरा बता रहे हैं कि अगर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते हैं टाइम से, अगर जो टेस्ट आपने बताया उनको हम करवाते रहते हैं, तो बड़ी जो है एक जो हमारी मरीजों की संख्या उसमें कमी लाई जा सकती है। तो आमतौर पर सर, जो हम अक्सर जितने भी मैंने कैंसर में शो किए, उन्होंने बार बार ये जानकारी दी कि प्रीमियरी स्टेज या इनिशियल स्टेज पे कैंसर को डायग्नोस करा जाए, तो सबसे पहले जिस तरह से एक वजन कम हो रहा है या भूख कम लग रही है, उनके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से अगर उनमें बदलाव आ रहा है तो किस बदलाव को सबसे पहले उन्हें नोट करना चाहिए और आपके पास या डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। अब देखिए, यही अवेयरनेस की अपन बात करते थे, जो हम एक रूरल पॉपुलेशन तक पेनिट्रेट करके डीपेस्ट पॉपुलेशन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कुछ मुख्य अगर 5 से 6 कैंसर्स के अर्ली सिम्टम भी उनको पता चल जाएं, तो भी काफी कैंसर बर्डन कम किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे कॉमन ओरल कैविटी का कैंसर है। अब ओरल कैविटी के कैंसर में कुछ मुख्य मैं आपको 5 से 6 सिम्टम बता देता हूँ। मुंह का खुलना कम होना, मुंह में से स्मेल आना, कोई आपका दांत हिलना, एक यंग एज के अंदर जो पेशेंट का दांत हिलना, जिनको गिले में कुछ वो गिठाने पड़ जाना, आवाज में जो उनके बदलाव पैदा हो जाना, ये कुछ मुख्य 5 से 6 लक्षण है। कोई भी अल्सर होना, कोई भी जख्म होना कि जहाँ से खून बह रहा है, जो कि 2 हफ्ते से अधिक समय तक टिक गया है मुंह में, इनमें से कुछ भी लक्षण है तो हो सकता है कि आपको मुंह के ओरल कैविटी, टंग, आपका लैरिंक्स जो अपना श्वास
जो श्वास नली है जी और जो अपने लंग्स है वहां का कैंसर हो सकता है। जी तो ये मेल कैंसर्स को प्रिवेंट करने के मैंने मुख्य सिम्टम बताए। अब फीमेल की बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जी तो ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी लंप होता है, कोई भी गिठान होती है ब्रेस्ट में, तो एक तो मान के चलिए कि कोई भी आपको गिठान हो रही है फीमेल को, तो 80% चांस है कि वो गिठान कैंसर की नहीं होगी। ओके उनमें से 20% की जो गिठाने ही कैंसर की होगी, लेकिन अपने को 100% के अंदर सतर्क रहना है। बिल्कुल तो कोई भी लंप अगर आपके 2 हफ्ते से ज्यादा, कोई भी गिठान, मतलब मैं आपको लंप कहना जी चाह रहा जी हूँ, जी कोई भी गिठान अगर आपको 2 हफ्ते से अधिक समय तक टिक गई है, तो टेस्ट जो फीमेल के निपल से कुछ ऐसा डिस्चार्ज, कुछ ऐसा जी तरल पदार्थ निकल रहा है, मेनली ब्लडी डिस्चार्ज कहते हैं हम, कि कुछ जी खून जैसा पदार्थ निकल रहा है, जी जो उनकी बगले होती है, एक्जिला होती है, जी आपको वहां पे कुछ आपको गिठाने महसूस हो रही है। बिल्कुल अब सेकंड मोस्ट कैंसर की बात करें फीमेल में, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि इसके लक्षण बड़े अपने डिस्मल होते हैं, इसको दिखते नहीं है जी अच्छे से, जो सामने समझ में नहीं आते, सबटल लक्षण होते हैं, जी लेकिन इनको पहचानना जरूरी। इनको काफी लंबे समय तक इग्नोर कर सकते हैं हम, जैसे ओके एसिडिटी होना, पेट का भारीपन लगना, इनको जी वजन कम होना, जी इनको यूरिन और स्टूल के अंदर कुछ तकलीफ होना, जी ये आपके लक्षण हो सकते हैं, ओवेरियन कैंसर हो सकते हैं। जी माहवारी, मेंसेस के आपके बंद होने के बाद मेंसेस का चालू होना, जी इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। अगर मेंसेस बंद होने के 1-2 साल के बाद मेंसेस चालू हुए हैं, तो 50% चांसेस इनको यूट्राइन कैंसर हो सकता है। ओके ओके और यूट्राइन कैंसर बहुत इजीली ट्रीटेबल कैंसर है। अब जी सर्वाइकल कैंसर में मैंने आपको बताया कि हम्म, फीमेल को कुछ ऐसा व्हाइटिश आपको डिस्चार्ज जो आता है, जी इंटरकॉइटल डिस्चार्ज कहते हैं, कि जो सेक्स के बाद डिस्चार्ज आता है, जी पीरियड्स के बीच में उनको व्हाइट डिस्चार्ज आता है। ये 3 से 4 मेन लक्षण है कि जो जी सर्वाइकल कैंसर की तरफ आपको बता इशारा सकते हैं। बाकी ओवरऑल कैंसर की बात करें तो इनमें आपका वजन कम होगा, पेशेंट को भूख कम लगेगी, अनईजी फीलिंग होगी, कुछ अच्छा जी फीलिंग नहीं होगी। जी तो ये कुछ भी लक्षण है तो कैंसर टीम आपके टीम में आपके पास मौजूद है, आपके शहर में एक जी बार आप विजिट करें तो प्लीज अपन अच्छे से कैंसर को पकड़ बिल्कुल सकते बहुत अच्छी जान आपने बताई, और मैं यही सवाल करने वाला था कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है। पिम्स हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो जी। कैसे आप तक उन्हें पहुंच सकते हैं, उनको कहाँ पे आके आपसे मिलना पड़ेगा, और क्या आप समय आपका ओपीडी में रहता है सर? जी देखिए, हमारी पिम्स की अभी 2 शाखा हैं। जी एक तो अभी मीरा नगर में जो बिल्कुल लेटेस्ट शाखा खुली है, और जी उमरडा में हमारी काफ़ी पुरानी शाखा है। जी दोनों ही जगह मैं अवेलेबल हूँ, खासकर मीरा नगर वाली शाखा में ज़्यादा अवेलेबल हूँ मैं, और जी 10 to 4 का मेरा ओपीडी कंसल्टेशन टाइम रहता है। ओके और सारी जो भी अपनी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो जी भी अपने पास अवेलेबल है। कैंसर के सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ओके मतलब आप कैंसर का सर्जरी नहीं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, पेट स्कैन, सारी सुविधाएं इसको हम जो लॉन्च कर रहे हैं। जी और ये पेशेंट के ये है अपने शहर के जो बीचों बीच कैंसर की सेवाएं। हम्म, तो कैंसर की सेवाएं के लिए आपको कहीं आपको दूर नहीं जाना है, आपके शहर के हम जो बीचों बीच कैंसर की सेवाएं आपके डोर स्टेप पे लेके आए। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि 10 बजे से 4 बजे तक आप उपलब्ध हैं मीरा नगर, और जो दूसरा सेंटर बताया, दोनों जगह पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर इनिशियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी तरह की गांठ है आपको लगातार है, या फीमेल के बारे में जिस तरह से बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में आपको अगर जो निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, या ओवरी, या जो माहवारी खत्म होने के 1.5 से 2 साल बाद फिर से माहवारी शुरू हो गई है, तो ऐसे में महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ज्यादातर ये होता है कि माहवारी की प्रॉब्लम में ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट कई बार हो सकता है कि इस तरफ इशारा नहीं करते हैं, तो उन्हें किस तरह से वो जो 2-3 चीजें आपने लक्षण बताया कि हाँ, डिस्चार्ज वगैरह, और क्या ऐसा बेस्ट करें? देखिए जी यही जी चीज मैंने आपको पहले स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में समझा दिया था। जी जो इंटरवल कैंसर हम बोलते हैं कि जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के जो बीच में पकड़ सकते हैं उसको, जी मतलब कैंसर होने के पहले पकड़ा जा सकता है, तो मेन तो स्क्रीनिंग पे कंसंट्रेट करें। जैसे मैंने आपको 2-2 साल में एक सोनोग्राफी का टेस्ट भी करके फीमेल में चेक करते रहते हैं, जी फर्स्ट थिंग। जी सेकंड थिंग ये कि आजकल गायनेकोलॉजिस्ट हमारे कलीग्स भी काफी अवेयर हैं, जी हमारी टीम में भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जी बाहर भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इन मेन सिम्टम से अवेयर है। उनको पता जी है कैंसर इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है कि ऐसा कुछ भी अगर लक्षण है तो कुछ बेसिक टेस्ट, सोनोग्राफी और कुछ बायोप्सी या वगैरह हमारे पास एक बार वो कर- पेशेंट को एक बार रेफर कर देते हैं, तो भेज देते हैं, जी हम उनका सारा वर्कअप करा देते हैं। जी सेकंड थिंग, जैसे मैं कॉमन पब्लिक के लिए भी कह रहा हूँ कि हम्म, अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको पीवी ब्लीडिंग है, जी पीवी डिस्चार्ज है, जी तो गायनेक ओपिनियन लेने के लिए कोई आपको रोक नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट हमसे ओपिनियन लेने में कोई बुराई भी नहीं है, सेकंड ओपिनियन सब लो। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास लगातार आप ट्रीटमेंट लेने के बावजूद जो प्रॉब्लम्स आपको कैंसर जैसी अगर दिखाई दे रही है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कैंसर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।
ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करें डॉक्टर साहब की, ऑन्कोलॉजिस्ट एक काफी तेजी से ये शब्द जो है, क्योंकि कैंसर विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन 2-3 तरह की जैसे कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जो कीमियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जरी के होते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंस करके बताइए कि आपका विशेषज्ञता किस में है खास करके। हाँ देखिए, मेनली अपन कैंसर के अपन 3 विंग्स में डिवाइड करते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जी। अदरवाइज हेल्पिंग ब्रांचेस से इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, इसमें न्यूक्लियर रेडियोलॉजिस्ट की जो पेट स्कैन करते हैं, इंटरवेंशन वाले बायोप्सीज वगैरह करते हैं, बाकी रेडियोलॉजिस्ट हमको सीटी एमआरआई करके देते हैं, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। बाकी मुख्य 3 बिंदु पे मैं आपको बात करूँ, सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, ये 3 मुख्य होते हैं। आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं सर्जन हूँ। तो देखिए, सर्जरी का रोल मतलब कैंसर के हर स्टेज में, कैंसर सॉलिड कैंसर्स को मेनली अपन 4 स्टेज में अपन डिवाइड कर सकते हैं जी। तो अर्ली स्टेज में 82 जो 90% ऑफ द कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में सर्जरी से ही क्योर किए जा सकते हैं। आपको और इन सेकंड मैंने जो आम बताया कीमोथेरेपी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। और थर्ड फोर्थ स्टेज में अमूमन एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, सारे जो हेड डिपार्टमेंट साथ में आके जो इसमें काम करते हैं, किसी के अंदर पहले कीमो लगा के फिर ऑपरेशन करते हैं, तो किसी के अंदर पहले ऑपरेशन लगा के फिर कीमो करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी देते हैं। तो आजकल हर जो डिपार्टमेंट में काफी अभी डेवलपमेंट्स आ गए हैं जी। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की मिनिमल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे अभी सर्जरी में हम काफी सारे अपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, उनमें रिकवरी काफी जल्दी है। एक बहुत छोटे से चीरे से 3-4 चीरा, अगर मैं एक जो लेमन टाइप में बात करूँ, 3-4 चीरों में पूरा ट्यूमर निकल जाता है। तीसरे चौथे दिन पेशेंट अपने घर जा सकता है जी। इसी तरीके से अपन कीमोथेरेपी की बात करें तो काफी एडवांस कीमोथेरेपीज आ गई, इम्यूनोथेरेपी आ गई, टारगेटेड थेरेपी आ गई, सर्वाइवल रेट उम्र काफी बढ़ गई। रेडिएशन में काफी प्रिसीजन रेडिएशन आ गई जो कि खाली टारगेट को हिट करती है, साइड इफेक्ट्स काफी कम हो गए। एक भ्रांति की ये सारी सुविधा अपने शहर में मौजूद है पिम्स हॉस्पिटल। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक थोड़ा सा मैं, क्योंकि काफी लंबा समय हुआ, दर्शकों को जानकारी देने के हिसाब से भी आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि जब इसे टेस्ट किया जाएगा, जब जो ये बायोप्सी की जाती है, तो बायोप्सी करना खतरनाक होता है। ये लोगों की में भ्रांति है कि अगर बायोप्सी किया किसी पार्ट का तो मतलब वो फैलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में बताएं कि क्या बायोप्सी कितनी सेफ है? ये आपने रिजवी साहब बहुत अच्छा सवाल किया। इस चीज से मैं अपने करियर के 15 साल हो गए मुझे आज कैंसर सर्जरीज करते हुए, अब तक मैं जूझ रहा हूँ। काफी मिथ को हमने कंट्रोल किया, मिथ कहूंगा मैं क्योंकि एक फैक्ट नहीं है, मिथ है ये, बट हमने काफी हद तक कंट्रोल किया। बट अभी भी मेनली रूरल पॉपुलेशन में ये मिथ बना हुआ है कि सब बायोप्सी कराई, मतलब हमारे पास पेशेंट ऐसे आते साहब हमारा दाढ़ अच्छा था, दाढ़ का कुछ टुकड़ा लिया, उसके बाद हमारा बीमारी फैल गया जी। जबकि ऐसा नहीं होता है, वो एक रिवर्स प्रोसेस होता है जी। अगर किसी पेशेंट के मुंह में पहले कैंसर होता है, फिर उसकी बोन कमजोर होती है, फिर उनकी दाढ़ें हिलती है और फिर एक डेंटिस्ट उनकी दाढ़ें निकालता है, तो उनकी दाढ़ निकालने से फैला नहीं है जी। फैलने के बाद उनकी दाढ़ निकाली गई। ये पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं पेशेंट के जो तरीके से एग्जाम्पल दूंगा कि अपने कुछ फीवर होता है जी, तो एक फिजिशियन एक ब्लड सैंपल लिखते हैं, क्या वो आपको टाइफाइड, मलेरिया के डेंगू किया, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा जी। तो कभी जो ब्लड सैंपल लेने से आपका बीमारी फैलता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया फिर टाइफाइड फैल गया फिर मलेरिया फैल गया, ऐसा कभी नहीं होता। वही पार्ट और वही रोल बायोप्सी कैंसर में प्ले करती है जी। इसके तीसरे पहलू पे आऊंगा कि पहले ऐसा होता था कि कैंसर के वेल एस्टेब्लिश सेंटर अवेलेबल आपके सिटी में नहीं होते थे, तो जो है आपके लोकल फिजिशियन से, आपके लोकल डॉक्टर हैं, वो आपकी बायोप्सी तो कर लेते थे, फिर आपको कैंसर के बारे में आपको बता देते थे। अब पेशेंट आगे बढ़ता ही नहीं था। जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है वो जिन बड़े शहरों में, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ, वो पेशेंट जा ही नहीं पाता था और आपका बीमारी फैल जाता था। और वो फिर ऐसा एक जो बैकड्रॉप में जाके सोचते थे पीछे जाके कि साहब बायोप्सी कराई तब तक तो ठीक थे, और बायोप्सी कराने के बाद बीमारी फैल गया। एक तो आपने इलाज नहीं लिया और वो दूसरा अभी कैंसर के आपके वेल एस्टेब्लिश सेंटर्स हैं, बायोप्सी के बिना 90% कैंसर का ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। चौथी बात, आपके कुछ जो कैंसर है उसमें बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, उसमें बायोप्सी नहीं करनी चाहिए, जैसे किडनी कैंसर अर्ली स्टेज हो गए, टेस्टिकुलर कैंसर अर्ली स्टेज हो गए, पैनक्रियाटिक कैंसर अर्ली स्टेज हो गए, वहां पे बायोप्सी का जरूरत नहीं है। वहां पे बिना बायोप्सी के आपका हम सीटी स्कैन एमआरआई के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको बड़ी बात जो जानकारी इस शो के माध्यम से डॉक्टर साहब ने दी, ये भ्रांति हम सब में फैली हुई है कि अगर बायोप्सी की गई, यानी जो पार्ट में कैंसर है वहां से कोई भी टुकड़ा या सर्जरी के लिए कोई निडल डाली गई तो वो फैल जाएगा। ये जो है एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं एक इस बीमारी के बारे में गलत जानकारी लोगों में फैली हुई है। डॉक्टर साहब का कहना है कि बायोप्सी करने से
कैंसर फैलने जैसी कोई बात आज तक सामने नहीं आई है और ये पूरी तरह एक झूठ या एक गलत भ्रम लोगों में फैलाया गया है और बिना बायोप्सी किए आपके कैंसर की जांच होना संभव नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि किडनी पैनक्रियाज जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें बायोप्सी करने की जरूरत नहीं होती या इनिशियल स्टेज पर अगर पता चल गया तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बायोप्सी कैंसर का या कैंसर फैलने का कारण कभी नहीं होती, ये चीज को दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब तक बायोप्सी नहीं होगी आपके कैंसर का जो टाइप है वो पता नहीं चलेगा, उसका ट्रीटमेंट भी संभव नहीं होगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। जाते जाते हम चाहते हैं एक मंत्र के रूप में लोगों को उनकी लाइफ बेहतर करने के लिए या कैंसर से बचने के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? मैं एक तो अपनी यंग जनरेशन से जो मेरे यंगर कलीग्स उन्हें कहना चाहूँगा जो अभी 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं कि लाइफस्टाइल हैबिट्स उनकी इतनी जो कॉम्पैक्ट हो गई, इतनी कंजेस्ट हो गई हैं, आजकल के पीयर प्रेशर में इतना कंजेस्ट हो गए हैं कि लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से जो यंग पेशेंट्स में काफ़ी कैंसर डेवलप हो। तो मैं अपने यंग पॉपुलेशन कहना चाहूँगा कि पीयर प्रेशर इतना ना लें जी। सबका अच्छा ही होता है, आगे भी अच्छा ही होता है। इस एज में इतना प्रेशर ना लें कि उस प्रेशर, उस स्ट्रेस की वजह से कुछ कैंसर्स आप में डेवलप हो जाए जी। इस एज में आप टॉबैको, अल्कोहल एक जैसे आप विशियस साइकिल के अंदर आप ना पड़े, उससे जो उसको अवॉइड करें। सेकंड, मैं अपनी सारी पॉपुलेशन को, चाहे रूरल हो अर्बन, उन्हें कहना चाहूँगा कि टॉबैको के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। माताएं बहनें हैं तो अपने घर के मेल्स को ऐसे एजुकेट करें हमारे थ्रू, नहीं तो हमारे पास हम उनको एजुकेट करेंगे कि इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और थर्ड, मैं इनको जो नॉलेज दूंगा कि स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, आपके शहर में अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कुरैश बंबोरा साहब। बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। कई ऐसे मिथ के बारे में आपको बताया और बताया कि आनुवांशिक कैंसर कब होते हैं और कितने परसेंट, यानी सिर्फ जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 15% कैंसर ऐसे हैं जो अगर आपके परिवार में है उसी तरह के कैंसर तो आपको होने की संभावना है, वरना 85% कैंसर ऐसे होते हैं जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी जानकारी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के बारे में जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि कौन कौन से टेस्ट आपको 1 साल में कराने चाहिए और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो महिला और पुरुषों को 2 साल में करा लेने चाहिए, उन तमाम चीज़ों की अगर हम जानकारी पूरी तरह रखेंगे, स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स को और जो हिदायतें आपको दी गई उन्हें आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप एक तो इस बीमारी से दूर रह पाएंगे और इनिशियल स्टेज पर अगर ये डायग्नोस करने में आप सक्सेस हुए तो ज़्यादा लंबी और ज़्यादा बेहतर जीवन आप जी सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर सुझाव दीजिए और आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिए, हम आपका इसका जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।